सभी उम्मीदवार जो प्रतियोगी और विभागीय परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं उनका इस चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछली बार हमने सीसीएस पेंशन का संराशीकरण नियम 1981 के मतलब शुरू के नियमों नियम 1 से 3 तक पर बात की थी, जो बेसिक परिभाषाएं वगैरह थी। बिल्कुल। और आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम्म, आज हम अध्याय 2 की गहराई में उतरेंगे। इसमें है सामान्य शर्तें, मतलब जनरल कंडीशंस। हाँ, और इसमें नियम 4 से लेकर नियम 10 और 10A तक शामिल हैं। जी। ये नियम दरअसल क्या कहते हैं, पूरी कम्यूटेशन प्रक्रिया की जान है ना? कौन एलिजिबल है, कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा। और कब वो कटौती बंद होगी। हाँ, ये सब इसी में है। परीक्षा के लिहाज से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इन नियमों की हर छोटी बड़ी बात को आसान भाषा में समझें। ताकि आपकी तैयारी और पक्की हो सके। बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, अगर आपको लगे कि किसी नियम या उपनियम पर और क्लैरिटी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर शुरू करें अध्याय 2। जरूर। तो अध्याय 2 शुरू होता है नियम 4 से। ये कुछ प्रतिबंधों की बात करता है। प्रतिबंध जी। मतलब रोक, ऐसी स्थितियां जब कम्यूटेशन नहीं हो सकता। एकदम सही। नियम 4 ये कहता है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ चाहे रिटायरमेंट से पहले या बाद में कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही चल रही हो। अच्छा, डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग। हाँ, जो पेंशन नियम के नियम 9 में बताई गई हैं, तो जब तक वो कार्यवाही चल रही है, लंबित है, तब तक वो कर्मचारी अपनी प्रोविजनल पेंशन या फाइनल पेंशन किसी का भी कम्यूटेशन नहीं करा सकता। ओह अच्छा, तो मतलब अगर रिटायरमेंट के टाइम कोई जांच वगैरह पेंडिंग है तो कम्यूटेशन का ऑप्शन तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक वो केस फाइनल ना हो जाए। बिल्कुल। ये एक तरह से पहला फिल्टर है। जब तक स्थिति साफ ना हो, कम्यूटेशन नहीं। समझ गया, ये तो जरूरी है जानना। अब मान लीजिए कोई इस दायरे में नहीं आता, सब ठीक है, तो अगला सवाल आता है, वो अपनी पेंशन का कितना हिस्सा कम्यूट करा सकता है। इसका जवाब है नियम 5 में। नियम 5, पेंशन के संराशीकरण की सीमा, लिमिट ऑन कम्यूटेशन। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। कितना परसेंट? नियम 5 का उपनियम 1 बिल्कुल साफ बताता है, एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम 40%, 40%, बस इतना ही। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट 40% है। पर क्या ऐसे कम भी करा सकते हैं? मान लीजिए किसी को कम पैसों की जरूरत हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उपनियम 2 यही कहता है, जब आप फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म 1, 1A या 2, तो उसमें आपको बताना होता है कि आप कितना हिस्सा, मतलब कितना फ्रैक्शन कम्यूट कराना चाहते हैं। तो आप 40% या उससे कम कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे 20%, 30%। बिल्कुल, आपकी मर्जी। और एक चीज, मान लीजिए 40% कैलकुलेट करने पर अमाउंट आया 10,000 ₹50 और 50 पैसे, तो वो 50 पैसे का क्या होगा? उसके लिए उपनियम 3 है। वो कहता है कि अगर कैलकुलेशन में रुपए का कोई अंश आता है, फ्रैक्शन ऑफ अ रुपी, तो उसे अनदेखा कर दिया जाएगा। इग्नोर। मतलब राउंड ऑफ नहीं, सीधा इग्नोर। हाँ, मतलब सिर्फ पूरे रुपए में ही कैलकुलेशन होगी, पैसों का हिसाब नहीं रखना है। ये 40% की लिमिट और ये फ्रैक्शन ऑफ रुपी वाली बात, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए इंपॉर्टेंट लगती हैं। नोट करने वाली बात है। निश्चित रूप से। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि कौन पात्र है और कितना करा सकता है। अब अगला बड़ा सवाल, ये कम्यूटेशन कानूनी तौर पर पूर्ण यानी एब्सोल्यूट कब माना जाता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, पेंशन कटना कब से शुरू होती है। हाँ, ये डेट्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये है नियम 6, है ना? पेंशन का संराशीकरण पूर्ण कब माना जाएगा? जी, नियम 6। और ये थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझना होगा। तो पूर्ण होने की तारीख का मतलब है वो लीगल डेट जिससे सारे अधिकार और कैलकुलेशन तय होते हैं। ठीक है। उपनियम 1 में अलग-अलग केस हैं। पहला, खंड आय, वो आवेदक जिन्हें मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती, मतलब नियम 13(1) वाले। उनके लिए जिस दिन हेड ऑफ ऑफिस को फॉर्म 1 में आवेदन मिला, बस वही तारीख। अच्छा, एप्लीकेशन रिसीव होने की डेट। हाँ। दूसरा खंड आए, वो जो नियम 13(3) में आते हैं, जैसे सुपर एन्युएशन पे रिटायर होने वाले, उनके लिए रिटायरमेंट की तारीख के ठीक अगले दिन, नेक्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है। और तीसरा खंड आई आए, वो जिन्हें मेडिकल कराना पड़ता है, यानी अध्याय 4 वाले, उनके लिए जिस तारीख को मेडिकल अथॉरिटी ने फॉर्म 4 के पार्ट 3 में रिपोर्ट साइन की। ओके। तो आवेदन मिलने की तारीख, रिटायरमेंट का अगला दिन, या मेडिकल रिपोर्ट साइन होने की तारीख, इन तीन में से कोई एक होगी पूर्ण होने की तारीख। बिल्कुल। लेकिन मेरी पेंशन का मुना कब से शुरू होगी? क्या इसी दिन से?
यहीं पर नियम 6 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, इसका परंतु प्रोवाइजो। ये बताता है कि पेंशन में असल कटौती रिडक्शन कब से इफेक्टिव होगी और ये पूर्ण होने की तारीख से अलग हो सकती है। अच्छा, ये कैसे? देखिए, परंतु ए कहता है कि अगर आप पेंशन ट्रेजरी या अकाउंट्स ऑफिसर से ले रहे हैं तो कटौती 2 तारीखों में से जो भी पहले आए उससे शुरू होगी, या तो जिस दिन आपको कम्यूटेशन का पैसा मिला या फिर जिस दिन अकाउंट्स ऑफिसर ने पेमेंट का ऑथराइजेशन इशू किया उसके 3 महीने बाद, विच एवर इज अर्लियर। ओह, 3 महीने वाला क्लॉज भी है। ठीक है। और अगर बैंक से पेंशन आ रही है तो? आजकल तो ज्यादातर वहीं से आती है। हाँ, तो परंतु बी उनके लिए है। अगर राष्ट्रीयकृत बैंक से पेंशन मिल रही है तो सीधा है, जिस तारीख को कम्यूटेशन का पैसा आपके पेंशन अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसी तारीख से कटौती शुरू। ये ज्यादा आसान है। हाँ, अब तीसरा केस परंतु सी। ये नियम 13(3) वालों के लिए है, जिनका पैसा रिटायरमेंट के अगले दिन ही ड्यू हो जाता है। हाँ, उनके लिए। उनके लिए पेंशन में कमी सैद्धांतिक रूप से शुरू से ही, मतलब फ्रॉम इंसेप्शन, जी। प्रभावी मानी जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से पैसा रिटायरमेंट के बाद पहले महीने में नहीं मिल पाया, हाँ। तो अकाउंट्स ऑफिसर क्या करेगा कि रिटायरमेंट के अगले दिन से लेकर जिस दिन पैसा मिला या माना गया कि मिला सीजीए रूल्स के हिसाब से, उस बीच के पीरियड के लिए पूरी पेंशन का जो अंतर है जी। वो रिलीज करेगा। मतलब शुरू में पूरी पेंशन दे देगा, जी। बाद में एडजस्ट करेगा। बाप रे। नियम 6 तो सच में काफी घुमावदार है, खासकर ये तारीखें। एग्जाम में केस बनाकर पूछ सकते हैं कि फलां तारीख को रिटायर हुआ, इस तारीख को अप्लाई किया, इस तारीख को पैसा मिला, बताओ कटौती कब से होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। जी। ये एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें गलती होने की बहुत गुंजाइश है। और इसीलिए हम याद दिलाना चाहेंगे, अगर इन नियमों में, खासकर नियम 6 की इन तारीखों में कोई भी डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें शामिल होकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, ये जरूर करें। अच्छा, नियम 6 में और भी कुछ है, उपनियम 2 और 3। हाँ, वो भी देख लेते हैं। उपनियम 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कम्यूटेशन का पैसा किश्तों में मिलता है, जैसे नियम 9 या 10 में हो सकता है। अच्छा, जैसे प्रोविजनल पेंशन का या बाद में पेंशन बढ़ी उसका। हाँ, तो पेंशन में कटौती भी उसी हिसाब से, मतलब जिस किस्त का पैसा मिला उसी अनुपात में उस पेमेंट की तारीख से शुरू होगी। ठीक है। और उपनियम 3? वो बस एक प्रोसीजरल बात है। जो पैसा दे रहा है, मतलब डिसबर्सिंग अथॉरिटी, उसे पेमेंट की तारीख पीपीओ के दोनों हिस्सों पर लिखनी होगी और अकाउंट्स ऑफिसर को बताना होगा कि पैसा दे दिया है, रिकॉर्ड के लिए। समझ गया। तो नियम 6 पूरा टाइमलाइन और इफेक्टिव डेट्स का खेल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नियम 7 नामांकन। नॉमिनेशन। ये क्यों? नियम 7 बहुत जरूरी है। ये उस बुरी स्थिति के लिए है कि मान लीजिए कम्यूटेशन एब्सोल्यूट हो गया, पर पैसा मिलने से पहले ही आवेदक की मृत्यु हो जाए। ओह, तब क्या होगा? तो उपनियम 1 कहता है कि जब आप अप्लाई करते हैं नियम 13 या 19 में, तो आपको फॉर्म 5 में नॉमिनेशन करना ही होगा। इसमें आप एक या ज्यादा लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो पैसा उन नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर नॉमिनेशन नहीं किया या किया था पर अब वो वैलिड नहीं है? ऐसी सिचुएशन के लिए उपनियम 2 है। अगर कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो पैसा परिवार को मिलेगा, उसी तरीके से जैसे पेंशन रूल्स के नियम 51(1) में बी में लिखा है। यानी पहले पत्नी पति, फिर बच्चे वगैरह। हाँ, वही क्रम। और मान लीजिए ना नॉमिनी है, ना नियम 51(1) वाला कोई परिवार का सदस्य। बहुत रेयर होगा शायद, पर हाँ, रेयर है, पर उसके लिए भी उपनियम 3 है। तब पैसा मृतक के कानूनी वारिसों, लीगल एयर्स को मिलेगा। उसके लिए फिर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर है कि नॉमिनेशन कर ही दिया जाए, प्रोसेस आसान रहता है। बिल्कुल। अब आते हैं नियम 8 पर। ये है कैलकुलेशन के बारे में। पैसा कितना मिलेगा वो कैसे तय होगा। नियम 8 पेंशन के संराशीकृत मूल्य की गणना। हाँ, ये कैसे होता है? ये कैलकुलेशन एक टेबल के हिसाब से होती है, टेबल ऑफ वैल्यूज। सरकार ये टेबल टाइम टू टाइम जारी करती है। क्या ये टेबल हमेशा सेम रहती है? नहीं, ये बदलती रहती है। अक्सर ब्याज दरें बदलने पर इसमें बदलाव होता है। नियम 8 की सबसे खास बात यह है कि कैलकुलेशन के लिए वही टेबल यूज होगी जो उस तारीख को लागू हो जिस दिन आपका कम्यूटेशन नियम 6 के हिसाब से पूर्ण हुआ था। अच्छा, हाँ, तो जिस दिन एब्सोल्यूट हुआ उस दिन वाली टेबल लगेगी। हाँ, उस टेबल में आपकी अगली जन्मदिन पर जो उम्र होगी उसके हिसाब से एक फैक्टर, एक गुणक दिया होता है। आप जितनी सालाना पेंशन कम्यूट करा रहे हैं
उसे उस फैक्टर से गुणा कर देते हैं, वही आपका एक मुश्त अमाउंट होता है। तो एब्सोल्यूट होने की तारीख सिर्फ अधिकारों के लिए नहीं, कैलकुलेशन के लिए भी क्रिटिकल है। जी हाँ। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। नियम 9 है अनंतिम पेंशन, प्रोविजनल पेंशन के कम्यूटेशन के बारे में। प्रोविजनल पेंशन जी मतलब जब फाइनल पेंशन अभी तय नहीं हुई है, क्या उसे भी कम्यूट करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। नियम 9 का उपनियम 1 यही कहता है, अगर आपको नियम 64 के तहत प्रोविजनल पेंशन मिली है, तो आप नियम 5 वाली 40% लिमिट के अंदर उसे भी कम्यूट करा सकते हैं। और प्रोसेस वही रहेगा? हाँ, उपनियम 2 कहता है कि प्रोसेस वही रहेगा, अध्याय 3 या 4 वाला। इसमें कुछ खास ध्यान रखने वाली बात है? हाँ। उपनियम 3 थोड़ा ध्यान देने वाला है। ये उन केसेस के लिए है जहां प्रोविजनल पेंशन कम्यूट कराने के लिए मेडिकल अध्याय चाहिए। इसमें एक अमाउंट का जिक्र है, 6,000 रुपी पर मंथ। यहाँ एक बात साफ कर दें, नियमों में 6,000 रुपए का आंकड़ा है, हो सकता है ये अब बदल गया हो। उम्मीदवारों को लेटेस्ट सर्कुलर चेक करने चाहिए, पर हम नियम समझाने के लिए इसी आंकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो इस 6,000 रुपए की लिमिट का क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये है, खंड ए के अनुसार अगर आप प्रोविजनल पेंशन का उतना हिस्सा कम्यूट कराना चाहते हैं जो 6,000 रुपए महीना से ज्यादा नहीं है, पर आपको लगता है कि फाइनल पेंशन आने पर आप 6,000 से ज्यादा के हकदार होंगे, तो मेडिकल जांच नियम 22 के लिए आपका आवेदन 6,000 रुपए से ज्यादा के लिए ही माना जाएगा। अच्छा। खंड 2A कहता है कि अगर आप ऐसा कोई इशारा नहीं देते कि आप 6,000 से ज्यादा के हकदार हो सकते हैं, तो मान लिया जाएगा कि आप 6,000 या उससे कम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब खंड कैज भी, मान लीजिए फाइनल पेंशन आई और आप वाकई 6,000 रुपए तक के ही हकदार निकले, तो आपको जो पहले प्रोविजनल पर पैसा मिला था और जो फाइनल अमाउंट बनता है, उसके अंतर के लिए दोबारा मेडिकल नहीं कराना पड़ेगा। ओके। लेकिन खंड ईसी कहता है कि अगर फाइनल पेंशन आने पर आप 6,000 रुपए से ज्यादा कम्यूट कराने के हकदार हो जाते हैं, तो आपको 100 रुपए से अधिक की अतिरिक्त पेंशन राशि के लिए नए सिरे से फॉर्म 2 में अप्लाई करना होगा। 100 रुपए से अधिक, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर फाइनल पात्रता के आधार पर जो एक्स्ट्रा पेंशन आप कम्यूट करा सकते हैं वो 100 रुपए से ज्यादा है और टोटल 6,000 रुपए की लिमिट भी पार हो रही है, तो उस एक्स्ट्रा हिस्से के लिए नया आवेदन और शायद मेडिकल भी कराना होगा। ये प्रोविजनल वाला मामला वाकई थोड़ा पेचीदा है, खासकर ये 6,000 रुपए और 100 रुपए वाली शर्तें। एग्जाम में फंसाने वाला सवाल बन सकता है इससे। बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए अगर डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप जिंदाबाद। सही कहा। अब नियम 10 ये किस बारे में है? नियम 10 उस सिचुएशन के लिए है जब आपकी फाइनल पेंशन कम्यूट हो चुकी है और बाद में सरकार के किसी फैसले जैसे पे कमीशन की वजह से आपकी पेंशन पीछे की तारीख से मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ जाती है। हाँ, ये तो होता ही है, पे कमीशन वगैरह से पेंशन बढ़ती है। तब क्या होता है, पहले जो कम्यूट करा लिया उसका? उसका फायदा मिलता है। नियम 10 कहता है कि ऐसे में बढ़ी हुई पेंशन के हिसाब से जो एक्स्ट्रा कम्यूटेड वैल्यू बनती है वो आपको दी जाएगी। मतलब जो पैसा पहले मिला था और जो अब बढ़ी हुई पेंशन पर बनता है उसका अंतर आपको मिलेगा। और इसके लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, यही अच्छी बात है। आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विभाग खुद कैलकुलेट करके आपको अंतर का भुगतान करेगा। क्या इसमें भी वो मेडिकल वाला एंगल है, 6,000 रुपए वाला? हाँ, नियम 10 में भी एक परंतुक है। वो कहता है कि अगर आपने पहले सिविल सर्जन या डीएमओ से मेडिकल के बाद अपनी पेंशन का उतना हिस्सा कम्यूट कराया था जो 6,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं था और अब पेंशन रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ने से आप 6,000 रुपए से ज्यादा के हकदार हो गए हैं, हाँ। तो आपको 6,000 रुपए प्रति माह तक की कम्यूटेड वैल्यू और जो पहले मिला था उसके बीच का अंतर बिना किसी और मेडिकल के मिल जाएगा। लेकिन 6,000 रुपए महीने से ऊपर की जो भी एक्स्ट्रा रकम होगी उसे नया कम्यूटेशन माना जाएगा और उसके लिए मेडिकल बोर्ड से जांच करानी होगी। तो ये 6,000 रुपए की लिमिट या जो भी लेटेस्ट हो, मेडिकल जांच के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा है, चाहे प्रोविजनल पेंशन हो या रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन। बिल्कुल। और अब हम आते हैं अध्याय 2 के आखिरी नियम पर, नियम 10A। ये शायद सबसे कॉमन सवाल का जवाब देता है, जो पेंशन कम्यूट कराई है वो वापस पूरी कब मिलेगी। नियम 10A, सनाश्रीकृत पेंशन की बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। हाँ, ये सवाल तो हर पेंशनर के मन में होता है, कब बंद होगी ये कटौती? नियम 10A का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है।
15 साल, 15 इयर्स। 15 साल कब से? जिस तारीख से नियम 6 के तहत आपकी पेंशन में कमी इफेक्टिव हुई थी, उस तारीख से ठीक 15 साल पूरे होने पर आपकी पेंशन का कटा हुआ हिस्सा बहाल कर दिया जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। यानी जिस तारीख से पेंशन कटना शुरू हुई, उसके ठीक 15 साल बाद अगले महीने से पूरी पेंशन मिलने लगेगी, कोई कटौती नहीं। बिल्कुल सही। 15 साल पूरे होते ही फुल पेंशन रिस्टोर। इसमें कोई और कंडीशन? मान लीजिए पैसा किश्तों में मिला था जैसे नियम 10 में। हाँ, उसके लिए भी नियम 10A में एक परंतुक है। वो कहता है कि अगर कंप्यूटेड वैल्यू का पेमेंट एक से ज्यादा बार हुआ था, जैसे पेंशन बढ़ने पर एरियर मिला हो, तो हर हिस्से की बहाली उसकी अपनी पेमेंट की प्रभावी तारीख से 15 साल बाद होगी। अच्छा, तो हर किश्त के 15 साल अलग-अलग गिने जाएंगे। जी हाँ। ये 15 साल वाला नियम तो याद रखना आसान है, पर इसकी शुरुआत की सही तारीख जानना जरूरी है, जो नियम 6 से तय होती है। ये नियम भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अहम है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, सीसीएस पेंशन का संराशीकरण नियम 1981 के अध्याय 2 पर, नियम 4 से 10A तक। हमने देखा कि कब कम्यूटेशन नहीं हो सकता, रूल 4, कितना हो सकता है, रूल 5, कब ये फाइनल माना जाता है और कब कटौती शुरू होती है, रूल 6, नॉमिनेशन क्यों जरूरी है, रूल 7, कैलकुलेशन कैसे होती है, रूल 8, प्रोविजनल पेंशन और रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन का स्पेशल केस, रूल 9 एंड 10, और आखिर में वो 15 साल वाला रेस्टोरेशन का नियम, रूल 10A। हाँ, हमने कोशिश की कि हर नियम को उसकी बारीकियों के साथ ठीक से समझें। ये सारे नियम मिलकर ही पूरी कम्यूटेशन प्रक्रिया को डिफाइन करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा आपकी परीक्षा की तैयारी में जरूर काम आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर भी करें जो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, आगे भी ऐसे ही नियमों और टॉपिक्स पर डिटेल चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर से याद दिला दें, अगर कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सबने इतने ध्यान से, इतने धैर्य से हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।